नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोली चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोली चौहान ग्लोबल। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त चल रहा है और भारत सरकार का भारी भरकम राहत का पैकेज भी आ चुका है और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। और इस सब के बीच अब सवाल ये है कि आखिर हर साल असम डूब ही क्यों जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी, इसका रहस्य क्या है जो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो कल्पना कीजिए कि सुबह के 5 बजे हैं और असम के शिवसागर जिले का एक छोटा सा गांव। एक माँ अपने बच्चों के लिए चाय बनाने के लिए उठती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं बल्कि घुटनों तक पानी होता है और कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका सारा सामान पीछे छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं, सपने पीछे छूट जाते हैं और बचती है सिर्फ एक उम्मीद कि काश हे भगवान सिर्फ ज़िंदगी ही बचा के ले जाए। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये आज के भारत की सच्चाई है और उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। असम एक बार फिर बाढ़ से जूझ रहा है। ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल की बाढ़ में 68 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं, जबकि राहत शिविरों में हजारों लोग अब भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी घटना शुरू हो गया है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है और लोग हर साल की तरह इस साल भी डरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर असम ही क्यों हर साल बार बार हर बार सबसे ज़्यादा तबाही यहीं पे क्यों होती है? क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो हिमालय से शुरू होकर के बंगाल की खाड़ी तक जाती है? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ बाढ़ देखेंगे नहीं, बल्कि हम उस सच्चाई तक पहुंचेंगे जिसे समझे बिना असम की बाढ़ को समझना बिल्कुल ही नामुमकिन है। भारत का सबसे शक्तिशाली जल प्रवाह, अगर भारत की नदियों का कोई राजा है तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। गंगा से भी ज़्यादा चौड़ी नदी और ज़्यादा तेज और कहीं ज़्यादा अप्रत्याशित ये नदी तिब्बत में जन्म लेती है, जहाँ इसे यारलुंग स्वांगपो कहा जाता है। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम की धरती पर पहुंचते ही इसका स्वभाव बदल जाता है। पहाड़ों से निकलकर ये एक विशाल मैदान में फैल जाती है और यहीं से शुरू होती है असम की सबसे बड़ी चुनौती। बारिश जितनी तेज़ होती है, नदी भी उतनी ही चौड़ी होती चली जाती है। कई जगह इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा पहुंच जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल समस्या उस पानी की नहीं है जो दिखाई दे रहा है, असल समस्या है उस मिट्टी की जो दिखाई नहीं दे रही है। अदृश्य दुश्मन सिल्ट। हिमालय दुनिया के सबसे युवा पर्वतों में से एक है। युवा पर्वत का मतलब कमज़ोर चट्टानें। जब तेज़ बारिश होती है तो पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बहकर नदियों में आ जाते हैं और इन्हें ही वैज्ञानिक भाषा में सिल्ट या फिर गाद कहा जाता है। हर साल ब्रह्मपुत्र अपने 7 करोड़ टन गाद लेकर असम पहुंचती है। धीरे धीरे यह गाद नदी के तल में जमा होने लगती है। नतीजा, नदी की गहराई कम होती जाती है और जब तेज़ बारिश आती है तो पानी के पास बहने की जगह कम बचती है और फिर वही पानी जो नदी के भीतर रहना चाहिए था वह गाँवों, खेतों, शहरों में फैल जाता है। यहीं से बाढ़ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि मानवीय संकट बन जाती है। 2026 की बाढ़ इतनी बड़ी कैसे हुई? इस साल मानसून ने उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से अधिक बारिश करा दी। लगातार कई स्थानों तक हुई भारी वर्षा ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ा दिया। इसका असर सिर्फ 1 या 2 जिलों तक सीमित नहीं रहा। शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, चराईदेव, नगाँव और कामरूप मेट्रो जैसे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए।
राहत और बचाव कार्यों में राज्य प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियां लगातार जुटी रहीं। कई राहत शिविर चलाए गए और कई परिवारों तक भोजन, दवाइयां, आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई, लेकिन हर साल यही कहानी दोहराई जा रही है। तो क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है, या हम सिर्फ हर साल राहत बांटने तक ही सीमित रह गए हैं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आखिर 1950 का भूकंप आज की बाढ़ से कैसे जुड़ा? ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में कैसे गिनी गई? क्या जलवायु परिवर्तन ने असम की बाढ़ को ज़्यादा भयानक बना दिया है? हर साल क्यों डूब जाता है असम? 1950 का भूकंप जिसने ब्रह्मपुत्र को बदल दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि आज 2026 में असम की बाढ़ की एक वजह 76 साल पहले आया एक भूकंप है, तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन यह सच है। और 15 अगस्त 1950 जब भारत अपना तीसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन असम और तिब्बत की सीमा के पास लगभग 8.6 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया। ये 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। हजारों पहाड़ियां दरक गईं, भूस्खलन हुआ, करोड़ों टन मिट्टी, पत्थर और चट्टानें सब नदियों में गिर गईं। इन सब का सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो पड़ा ब्रह्मपुत्र पर। नदी का तल पहले से कहीं ज़्यादा ऊंचा हो गया, बहाव का रास्ता कई जगह बदल गया। कुछ स्थानों पर नदी चौड़ी हो गई तो कुछ जगहों पर उसकी गहराई कम हो गई। और वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की ब्रह्मपुत्र भूगर्भीय बदलाव के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। यानी आज की बाढ़ सिर्फ बारिश की कहानी नहीं, बल्कि दशकों पुराने भूगर्भीय बदलाव की कहानी है। क्यों ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे अनोखी नदी में गिनी जाती है? भारत की अधिकांश नदियां एक निश्चित रास्ते पर बहती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र हर साल अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है, और इसे अंग्रेजी में वाइडेड रिवर भी कहा जाता है। मतलब एक नहीं, कई धाराओं में बहने वाली नदी। बरसात के मौसम में जब पानी बढ़ता है तो ये नई धारा बना लेती है। कहीं पुराना किनारा टूट जाता है तो कहीं बिल्कुल नया टापू बन जाता है। और असम के लोग इन टापुओं को चार कहते हैं, लेकिन इन चार द्वीपों पर रहने वाले लोगों के लिए हर मानसून एक परीक्षा होती है, क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं होता कि अगली बारिश के बाद उनका गांव नक्शे पर रहेगा भी या नहीं। और यही कारण है कि असम में हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपने जीवन में 3-3, 4-4 बार घर बदल चुके हैं। नदी उनके घर निगल चुकी है। क्या सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है इस सब के लिए? अब एक कठिन सवाल, क्या हर बार पूरी गलती प्रकृति की है या इंसानों की भी कुछ जिम्मेदारी है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या कई कारणों के मेल से बनती है। पहला, वनों की कटाई। जब पहाड़ों और नदी के किनारों पर पेड़ कम होते हैं तो बारिश का पानी सीधे तेजी से नीचे आता है और मिट्टी भी आसानी से बह जाती है। इससे नदी में गाद और बढ़ती है। और दूसरा, कुछ इलाकों में बाढ़ वाले मैदानों पर अनियोजित निर्माण, जहां पहले नदी फैलकर अपना दबाव कम कर लेती थी, वहां अब सड़कें, मकान और दूसरी संरचनाएं हैं। और तीसरा, पुराने तटबंध। असम में कई जगह तटबंधों ने लोगों की रक्षा की है, लेकिन कई स्थानों पर समय के साथ उनकी मरम्मत और मजबूती भी एक चुनौती बनी रही। जब अत्यधिक दबाव पड़ता है तो नुकसान और बढ़ सकता है। इसलिए समाधान सिर्फ नए तटबंध बनाना नहीं, बल्कि पूरे नदी तंत्र को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना है। जलवायु परिवर्तन से खतरा कितना है? अब बात उस मुद्दे की जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन। पहले मानसून कई हफ्तों में धीरे धीरे बारिश देता था, अब अक्सर कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। यानी कुछ दिनों में ही इतना पानी गिर जाता है जितना पहले कई हफ्तों में गिरा करता था। अब यही पानी हिमालय से उतरकर ब्रह्मपुत्र में आता है तो नदी पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है।
इसी वजह से अचानक जल स्तर बढ़ने और फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियों का खतरा भी बढ़ता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक अब असम की बाढ़ को केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि क्लाइमेट रिस्क भी मानते हैं। तो अब तक हमने जाना कि असम की बाढ़ की वजह सिर्फ बारिश नहीं, इसके पीछे 1950 का ऐतिहासिक भूकंप, ब्रह्मपुत्र की बदलती धारा और नदी में लगातार जमा होती गाद, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन का बढ़ता हुआ प्रभाव है। लेकिन इस बाढ़ की सबसे बड़ी कीमत चुकाता कौन है? क्या सिर्फ इंसान या फिर जंगल, जानवर और पूरी अर्थव्यवस्था भी इसकी मार झेलते हैं और कीमत चुकाते हैं? अब हम आपको लेकर चलेंगे कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा राहत शिविरों और उन परिवारों तक जिनकी ज़िंदगी हर मानसून के साथ बदल जाती है। बाढ़ सिर्फ घर नहीं डुबोती, जिंदगियां भी बदल देती है। ज़रा सोचिए, आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आपका घर अब आपका नहीं रहा, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है। खेत जिनमें कुछ दिन पहले तक धान की फसल लहलहा रही थी, आज पूरी तरह डूब चुके हैं। हजारों किसान सिर्फ एक फसल नहीं खोते, वे पूरे साल की कमाई खो देते हैं। बच्चों की किताबें पानी में बह जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं और कई स्कूलों को राहत शिविरों में बदल दिया जाता है। जहां कभी बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां पूरा परिवार एक ही कमरे में रहने को मजबूर है। बिजली कई इलाकों में बाधित हो जाती है, साफ पीने का पानी नहीं मिलता और इसके बाद शुरू होता है एक और संकट, बीमारियों का संकट। दूषित पानी से डायरिया, त्वचा संक्रमण और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, वह अपने साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का संकट भी लेकर के आती है। कांजीरंगा जब जंगल में डूब जाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों पर पड़ता है, तो ये पूरी तस्वीर नहीं है। असम का विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, हर साल बाढ़ की मार झेलता है। मानसून आते ही पार्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। फिर गैंडे, हिरन, जंगली भैंसे और हाथी ऊंचे इलाकों की ओर भागने लगते हैं। लेकिन इस सफ़र में एक नई चुनौती उनका इंतज़ार करती है। जैसे ही ये जानवर राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते हैं और तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने लगता है। वन विभाग हर साल गाड़ियों की गति कम करने, निगरानी बढ़ाने और बचाव अभियान चलाने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात यह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि सामान्य स्तर की मौसमी बाढ़ कांजीरंगा के पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक हिस्सा भी है। यह घास के मैदानों को नया जीवन देती है, लेकिन जब बाढ़ असामान्य रूप से लंबी और अत्यधिक हो जाती है, तो यही प्राकृतिक चक्र वन्य जीवों के लिए संकट बन जाता है। अब सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार हर साल सिर्फ इंतज़ार करती है? ऐसा नहीं है। जैसे ही जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर आ जाता है, राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय टीमें राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर देती हैं। नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाता है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टरों की टीमें स्वास्थ्य शिविर लगाती हैं। पशुओं के लिए भी कई जगह अस्थायी शिविर बनाए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी नदी और इतनी विशाल आबादी के सामने हर साल राहत पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि राहत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रोकथाम। हर साल वही सवाल कि क्या हमने कुछ सीखा? तो ध्यान दीजिए कि हर साल खबरें लगभग एक जैसी होती हैं। असम में बाढ़, हजारों लोग प्रभावित, राहत शिविर, फसल बर्बाद। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ आंकड़े गिनने तक सीमित रह गए हैं या हम समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर हर साल अरबों रुपए राहत पर खर्च होंगे, लेकिन नदी प्रबंधन, वैज्ञानिक योजना और दीर्घकालिक समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाएंगे वही लोग
जिनका इस पूरी समस्या से सबसे कम दोष है। अब तक आपने देखा कि बाढ़ कैसे लोगों का जीवन बदल देती है, कांजीरंगा और वन्य जीवों पर इसका क्या असर पड़ता है और सरकार हर साल क्या कदम उठाती है और क्यों सिर्फ राहत पर्याप्त नहीं है। अगर अब ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी हैं, क्या दुनिया में ऐसा कोई मॉडल है जिससे असम की बाढ़ का असर कम किया जा सकता है? क्या नीदरलैंड, जापान या बांग्लादेश जैसे देशों से भारत कुछ सीख सकता है और क्या ब्रह्मपुत्र के साथ रहने का कोई स्थायी रास्ता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असम की बाढ़ को पूरी तरह रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है शायद नहीं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को शायद बहुत हद तक कम जरूर किया जा सकता है और दुनिया के कई देशों ने ये किया भी है। नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा समुद्र तल के नीचे है, फिर भी वहाँ आधुनिक जल प्रबंधन, मजबूत तटबंध, नियंत्रित जल निकासी और वैज्ञानिक योजना के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ का जोखिम कम किया गया है। जापान ने भूमिगत जल सुरंगें और विशाल भंडारण प्रणाली विकसित की है। बांग्लादेश, जो कभी हर साल विनाशकारी बाढ़ के लिए जाना जाता था, अब बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, ऊंचे आश्रय केंद्रों और सामुदायिक तैयारी के कारण जनहानि को पहले की तुलना में काफ़ी कम करने में सफल हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या समाधान है, सवाल ये है क्या हम इन अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं। अब भारत को क्या करना होगा? तो विशेषज्ञों के अनुसार असम के लिए सिर्फ एक समाधान नहीं है, बल्कि कई कदम एक साथ उठाने होंगे। पहला, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, यानी सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी को एक इकाई मानकर योजना बनानी होगी। और दूसरा, वैज्ञानिक सिल्ट मैनेजमेंट, नदी में लगातार जमा हो रही गाद का नियमित अध्ययन और जहां संभव हो वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन। और तीसरा, आधुनिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली। अगर लोगों को 24 से 48 घंटे पहले सटीक जानकारी मिल जाए तो जान माल का नुकसान काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और चौथा, बाढ़ वाले क्षेत्रों में बेहतर भूमि उपयोग योजना, जहां हर साल पानी आता है वहां अनियोजित निर्माण से बचना होगा। पांचवा, वनों का संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, क्योंकि जंगल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं। और छठा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखकर विकास की योजना। अब भविष्य की परियोजनाएं पुराने मौसम के पैटर्न नहीं बल्कि बदलते मौसम को ध्यान में रखकर बनानी होगी। ब्रह्मपुत्र दुश्मन नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र ने तबाही मचा दी है, लेकिन क्या वास्तव में नदी दोषी है या हमने नदी को समझने में देर कर दी है? सदियों से ब्रह्मपुत्र ने असम को उपजाऊ मिट्टी दी है, खेती को जीवन दिया है, संस्कृति को आकार दिया है, व्यापार को रास्ता दिया है। समस्या नदी नहीं है, समस्या ये है कि तेजी से बदलती जलवायु, बढ़ती आबादी और बदलते भूमि के उपयोग के बीच हमने नदी के साथ संतुलन बनाना अभी पूरी तरह से सीखा नहीं है। ब्रह्मपुत्र एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे तो यही नदी जीवन देगी। अगर हम उसे नज़रअंदाज करेंगे तो हर मानसून हमें उसकी ताकत याद दिलाता रहेगा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमने जाना कि 2026 की असम की बाढ़ वर्तमान स्थिति, क्यों हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं, 1950 के भूकंप का प्रभाव, ब्रह्मपुत्र की बदलती धारा, नदी में गाद जमा होने की समस्या, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर, कांजीरंगा और वन्य जीवों की चुनौती और वे समाधान जो भविष्य में नुकसान कम कर सकते हैं। असम की बाढ़ सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब प्रकृति संकेत देती है तो उसे सुनना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आज लगभग 68,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घर का कोई न कोई सदस्य जो बाढ़ में बह गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि अगला मानसून
उनके लिए पिछली बार जैसा ना हो। अगर हम आज सही फैसले लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद ब्रह्मपुत्र को सिर्फ बाढ़ की नदी नहीं बल्कि जीवन की नदी के रूप में भी याद रखेंगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी नज़र में असम की बाढ़ का सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद।